बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी पर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल एंड डॉक्टर फौजिया और हम बात कर रहे थे साइन सिम्टम्स से। हमारे साथ शायद एक कॉल भी मौजूद है, पहले कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग बेटा। आज आप मैं सुबह से आपको नोट कर रहा हूँ, कुछ आपके चेहरे पर परेशानी है बेटा। खैरियत है? कुछ भी नहीं अंकल, कुछ भी नहीं बेटा, ऐसा लग रहा है मुझे जरा सा। सॉरी है, मैंने ऐसे पर्सनल सवाल कर लिया। अच्छा, जो डॉक्टर साहिबा बैठी हैं और डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे ये सवाल करना है कि एपिलेप्सी और हिस्टीरिया, इनके दोनों की अलामत एक सी होती हैं और इसमें बहुत सी दफा ये देखने में आया है कि जो पुराने लोगों में ये रिवाज है कि जब ये दौरा पड़ता है तो उसमें कोई पीर साहब आते हैं और फिर वो सवालों के जवाब देते हैं और ये देते हैं। ये सब क्या सिलसिला है? और एपिलेप्सी क्या खानदानी विरासत में भी चलता है? ये 2-3 सवाल आते हैं मेरे। ठीक है जी साहब, हम सारे आंसर करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मैं हिस्टीरिया पे बोलूंगा, डॉक्टर साहब एपिलेप्सी पे पहले हिस्टीरिया पे बता दीजिए बिकॉज़ ही इज रिलेटेड दीस टू। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जी, आज के ज़माने में ये वर्ड जो है हिस्टीरिया, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। अच्छा जी, इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करते और आजकल नहीं, मतलब ये तकरीबन पिछले 20-25 साल से ये वर्ड जो है ये डिक्शनरी से निकाल दिया गया है। अब जो पहले जैसे हम हिस्टीरिया कहते थे, अब उसको हम ख़ास तौर पे वेल डिफाइंड कहते हैं, जैसे हम कहते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी की भी 5 मुख्तलिफ टाइप हैं, तो कौन सी एंग्जाइटी? अब थोड़ी सी हिस्टीरिया ज़्यादा फीमेल से रिलेट नहीं किया जाता था, कहते हैं हिस्टेरिकल फीमेल्स। ठीक है, परहैप्स इसलिए कि हिस्टीरिया आल्सो इंक्लूड्स डिप्रेशन, तो डिप्रेशन एंग्जाइटी ये ख़वातीन में अमूमन थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि मर्द हिस्टेरिकल नहीं हो सकते, बिल्कुल होते हैं और उनको भी कहा जा सकता है कि हिस्टेरिकल मेल, बट अमूमन ख़वातीन के बारे में ये वर्ड यूज़ होता है, बट अब तो नहीं यूज़ होता। अब हम कहते हैं कि या तो एंग्शियस है या तो डिप्रेस्ड है। एंग्जाइटी में जो है इसने ये रिएक्शन शो किया और बिल्कुल मिर्गी की अलामतों से डिफरेंट होती हैं। ठीक, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि मिर्गी में जो है वो झटके भी लगते हैं, फेंट भी होते हैं। और हिस्टीरिया में ज़रूरी नहीं है कि फेंट हो, पैनिक आप कर जाते हैं, पैनिक करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो फेंट हो भी जा सकते हैं, लेकिन उनको हिस्टीरिया नहीं कहते। उनके लिए अब और नाम आ गए हैं जो आगे हमारे डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि उनको क्या कहा जाता है। ठीक है। अच्छा मैम, अब हम एपिलेप्सी पे आए हैं। वो पूछ रहे थे कि फैमिली में भी रन करता है, तो फैमिली में रन करता है मैम, बता चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल फैमिली में, लेकिन विरासत में ज़रूरी नहीं है कि मिले। इट इज़ मतलब डायरेक्ट जैसे मदर से चाइल्ड को या फादर से चाइल्ड को इतना नहीं है, नॉट नेसेसरी। बिल्कुल सेकंड फीलियल जनरेशन में ज़्यादा जाता है कि अगर खाला को है तो भांजे या भतीजे को चांसेस ज़्यादा होंगे, या अगर फूफी को है या इस तरह से जो है वो फिर भी थोड़ा सा चांस होता है, और वो भी सिर्फ 30% पेनिट्रेशन होती है। सिवाय चंद एक फेमिलियल एपिलेप्सीज के, बाकी एपिलेप्सीज जो हैं वो एक्वायर्ड होती हैं और इंसिडेंटल इंडेक्स केसेस होते हैं, एंड दे आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो ये एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा जो एक छोटा सा, ये इन्होंने कहा कि एपिलेप्टिक फिट और हिस्टेरिकल फिट, जिसको कि आप नॉन एपिलेप्टिक सीजर भी कह सकते हैं, तो उसमें कुछ होते हैं कि जो जैसे फेकिंग कर रहे हैं, जो एपिलेप्टिक्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं लेकिन अटेंशन सीकिंग के लिए वो कर रहे होते हैं। उसमें अगर आप डॉक्टर के से रिज्यू करें और एक अच्छे स्पेशलिस्ट से, और वो आपकी हिस्ट्री अच्छी तरह से ले, तो डिफरेंशिएट करना बहुत आसान होता है। हाँ, आम आदमी को देखने के लिए दौरा ही होता है। वो कोई टेस्ट भी होता है उसमें, दे चेक ब्रेन वेव्स, और उसमें बिल्कुल हम वीडियो मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें वीडियो करते हैं वो पूरा इवेंट, और उसके साथ ही कंटिन्यूअस EEG भी करते हैं कि उस इवेंट के दौरान, तो अगर उस इवेंट के दौरान EEG में आपके कोई चेंजेस नहीं आई तो ये दौरा ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन ये एपिलेप्सी की वजह से नहीं है, जो कि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। कोई केमिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है कि कोई साइकियाट्रिक मसला हो, तो उसकी फिर दूसरी तरीके से। तो इन्होंने एक और बात जो जिन भूत वाली की थी वो हम करेंगे। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। जी, ओके, हो गया।
अच्छा क्या, चलिए वालेकुम। कौन बात कर रहा है? जी मैं समन बोल रही हूँ। जी समन, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रावलपिंडी से बोल रही रावलपिंडी से बात करें। हाँ जी पूछिए। हूँ। जी मुझे मेरे भांजे के बारे में पूछना है। भांजे के बारे में पूछना है, ठीक है। भांजे को क्या हुआ? जी उसको ना, इसको एपिलेप्सी की ना इस तरह की प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए ना बिल्कुल स्टिल हो जाता है, उसकी आंखें रुक जाती हैं। अच्छा, आंखें रुक जाती हैं। हाँ जी डॉक्टर्स ने यही बताया। कुछ और नहीं होता उनके साथ, सिर्फ वो थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाते हैं। हाँ जी वो बिल्कुल तकरीबन 5-6 सेकंड के लिए ना रुक जाता है और कहता है आंखों के आगे ना अंधेरा आ जाता है। लेकिन वो उसका EEG टेस्ट करवाया मैंने, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत आया है, मतलब के प्रॉब्लम उसको आई है। लेकिन जब वो छोटा था ना, तकरीबन 1.5-3 साल का, 1.5-2 साल का, तो उसको 104 बुखार हुआ था। अच्छा। तो तब डॉक्टर ने उसके ऊपर ना ठंडा पानी डाल दिया था, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम में आई है। नहीं तो एक मिनट, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। ठंडा पानी डाल दिया तब इतने बुखार में? हाँ पता नहीं, बस इसका ये बताया कि उसके बाद ये चीज आई है। बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए ठंडी पट्टियां रखते हैं ना, तो उन्होंने आई थिंक ठंडे पानी से नहला दिया इनको। नहीं था क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन वो अभी उसको 1.5-2 साल की से ना वो दवाई दे रही है, टेबाकैन और दूसरी एक सीजोनिल। तो उन्होंने कहा है कि इसको ना तकरीबन 2-3 साल दें, तो लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस तरह से इसको दौरे नहीं है जिस तरह होते हैं ना। कितना ऑफन नहीं पड़ता है इनको इस तरह के? तकरीबन 15 सेकंड, इतना सेकंड के लिए ना। हाँ लेकिन मतलब महीने में कितनी बार? होगा तकरीबन 1 से 2 बार, क्योंकि अभी दवाई दे रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, ओके चलिए जी, हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। कौन सी टाइप में आएगी ये चीज? बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। ये जो अलामात आप बता रही हैं बेबी, ये बहुत क्लासिकल एब्सेंस सीजर्स की है, जैसे कि पुराने ज़माने में पटीट माल भी कहते थे। ब्रीफली बच्चे, ये आमतौर पे बच्चों में होती है, एंड ये बच्चे यूजुअली आउटग्रो कर जाते हैं। जी, और ये किस एज तक आउटग्रो कर? तकरीबन प्यूबर्टी आने पे 13 to 14 इयर्स की, 16 तक कभी कभी। अच्छा, इसमें EEG में बहुत टिपिकल चेंज आती है, जिसे 3 हर्ट्ज स्पाइक वेव्स कहते हैं। और इसमें होता यह है कि बच्चा अदरवाइज बिल्कुल ठीक होता है, एकदम से थोड़ा सा सांस ज़्यादा लिया, थोड़ा सा कुछ भी कॉन्सेंट्रेटिंग में, इसमें सडन बस स्टेयरिंग स्पेल, जिसे हम इसे दूसरे उस पर स्टेयरिंग स्पेल्स कहते हैं, बिल्कुल जिस तरह इन्होंने बताया, और कुछ नहीं होता। अच्छा, इसका वैसे तो हम कहेंगे आउटग्रो कर जाते हैं, हम ट्रीट करें नहीं करें, लेकिन चीज़ ये कि काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेशंस ब्रेक होती रहती हैं स्कूल में। यू स्टार्ट मिसिंग योर स्टफ। एग्जैक्टली, यू स्टार्ट मिसिंग योर स्टफ। और उससे फिर ये कि दूसरे को देखने में लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट नॉर्मल। And teachers, you enter a room and the other person is just staring, तो आपको एकदम से weird लगेगा ना। बिल्कुल। और फिर दूसरे ये कि वो हर थोड़ी देर के बाद, हाँ क्या कहा, क्या हुआ, अच्छा, you know the missed parts of conversation, and then टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है स्कूल में कि वो कहते हैं कि ये सुनता नहीं है, अटेंशन नहीं पे करता, बेचारा पनिश हो रहा होता है फॉर समथिंग दैट्स नॉट इन हिज कंट्रोल। राइट, तो उस चीज से चीज थोड़ी बढ़ सकती है। दिस इज वेरी मच ट्रीटेबल, और बिल्कुल ये स्टॉप हो जाते हैं। इनकी स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं। अब ये जिस तरह से 2 ले रहे हैं, एब्सेंसेस में यूजुअली 2 की ज़रूरत नहीं होती, इनमें से एक को मैक्सिमाइज किया जाए तो उसमें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। और तीसरी चीज़ जो इसकी है वो ये कि एक छोटी सी जो उन्होंने बात कही थी, वो फीवर, हाई फीवर और पानी डालने की। हाई फीवर इटसेल्फ बचपन में अगर हो, इट्स डैमेजिंग फॉर द ब्रेन। लेकिन उससे जो है ना पार्शियल सीजर्स होते हैं, एब्सेंस टाइप नहीं होते, लेकिन वो वही हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है, यूजुअली थोड़ी ओल्डर एज में जाके होते हैं। और उस वक्त, अब इनसे हिस्ट्री में ये पूछा जाएगा, जिस वक्त वो हाई फीवर हुआ था, क्या उस वक्त कोई फिट पड़ा था? कोई पूरा झटके पड़े थे? अगर तेज बुखार के साथ झटके पड़े थे तो फिर इनके चांसेस शायद थोड़ा सा डैमेज हो गया हो, तो ये कि ये एब्सेंसेस तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़े पार्शियल से फिट्स बाद में भी पड़े। लेकिन अगर उस टाइम पे कोई फिट नहीं पड़ा था, ठंडा पानी डालने और नहीं डालने का वो एकदम फीवर कहते हैं, फीवर को लो कर दो, तो उसमें लोग कभी सबमर्ज भी कर देते हैं पानी में, और वो आमतौर पे इतना ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट नहीं वो हुआ है। ठंडे पानी की खाली पट्टियाँ अगर कर लें तो वो
बेहतर है। अब तो आइस वाटर को भी मना करते हैं, जैसे सिंपल रूम टेम्परेचर को कहते हैं कि ताकि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाए, एकदम गिरे नहीं। तो ये छोटी सी कुछ क्लैरिफिकेशन मैं एक चीज़ कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। नंबर 1, एब्सेंस सीजर एनी फॉर्म ऑफ सीजर किसी भी मिर्गी के टाइप में एक न्यूरोलॉजिस्ट ही है जो सही डायग्नोज कर सकता है। तो अगर मरीज को ले जाना है तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा अगर कोई करीब या सही डायग्नोज कर सकेगा वो साइकाइट्रिस्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग न्यूरोलॉजी में हुई होती है। बट एक आम डॉक्टर सही तरह डायग्नोज नहीं कर पा सकते, और ये एक प्रूवन चीज़ है कि जिन लोगों को ये अटैक्स होते हैं उनमें 30% लोग ऐसे हैं जिनको गलत डायग्नोसिस होती है। और उनको कोई और किस्म का मसला चल रहा होता है, कोई और वजह होती है। 30% ऑफ देम उनको सही डायग्नोसिस नहीं हो पाती। और ये भी देखा गया है कि ऑन एन एवरेज सही डायग्नोसिस के लिए तकरीबन 8 से 9 साल भी लग सकते हैं। सीरियसली? जी, 8 से 9 साल प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए? अगर सही डॉक्टर के पास नहीं गए। हाँ, अगर सही डॉक्टर के पास नहीं गए तो डेफिनेटली फिर उसी। अच्छा, और कौन से ऐसे और डिजीजेस हैं जिसमें इस तरह के फिट्स एंड सीजर्स पड़ते हैं? कोई और भी ऐसे डिजीज हैं? जी बिल्कुल। देखें, अगर किसी की शुगर लो हो जाती है तो भी फिट्स पड़ते हैं। अगर किसी की सोडियम लो हो जाती है, हो जाएगा नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया, बाकायदा हाइपोग्लाइसीमिक फिट्स पड़ते हैं, बाकायदा करके सोडियम लो हो जाती है। हाँ, तो भी सोडियम तो हो सकता है। सोडियम लो, अभी हमारे पास एक लड़की एडमिट थी और वो ये कि उसको बार बार फिट्स पड़ रहे हैं और मल्टीपल एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन ले रही थी, दवाइयाँ फिट्स की, और कंट्रोल नहीं हो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। तो एक दफ़ा किसी ने शुगर चेक कर ली, उसकी शुगर लो हो रही थी, उसके पैंक्रियाज में जहाँ इंसुलिन बनती है वहाँ पे एक ट्यूमर था जिसको इंसुलिनोमा कहते हैं। तो वो इंसुलिन सर्ज होती थी, जब भी कुछ खाया कुछ किया एकदम तेज इंसुलिन, और वो बेहोश होती थी। वो कहते थे खाना खाया और ये इसको फिट पड़ता है, जो एक रिफ्लेक्स एपिलेप्सी टाइप भी है। तो ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तक वो कितने 2-3 सालों से वो हो रही थी, जब वो हॉस्पिटल में आई और हमने कहा कि इसको हम मॉनिटर करते हैं, ये कि इसके फिट्स आखिर इतनी सारी दवाइयों पे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे। इंसुलिनोमा निकाला, अब ना दवाइयों की ज़रूरत ना कुछ, वो बिल्कुल ठीक है। ओके, ऑलराइट, चले, ये भी होता है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से अल्कोहल जी, शराब पीने का जो है, अल्कोहलिक फिट्स भी होते हैं कि अगर बिंज कर लिया, और इसकी विड्रॉल के भी होते हैं, बिल्कुल एपिलेप्टिक फिट्स की तरह होते हैं। कोई एकदम से सर पे चोट लगी, एकदम गिरे और इम्पैक्ट सीजर होता है। यूजुअली नॉट नेसेसरी कि वो एपिलेप्सी बन जाए, लेकिन उस वक्त फिट पड़ता है। और ब्रेन हेमरेज हो गया तो उस वक्त वो इरिटेशन ब्रेन के अंदर हो रही है तो सीजर। इन्फेक्शंस, हर्पीज एन्सेफेलाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, दिमाग के अंदर टीबी हो जाए, किसी किस्म के ट्यूमर्स हों, इन सब से इसी तरह के एपिलेप्टिक फिट्स होते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ जो इसकी वो मुंह से झाग आने वाला है, वो क्या चीज़ होती है? व्हाट इज दैट सिम्पटम? हर एपिलेप्सी में नहीं आता। जिस तरह जैसे अभी उन्होंने बच्चे का बताया कि वो जस्ट खाली स्टेयर कर रहा है, द जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर जो पूरा जब जनरलाइज हो जाता है पूरे दिमाग को वो करता है, तो उसमें एकदम से जो कंट्रैक्शन होती है बहुत सीवियर बॉडी की, उससे सारे ये बॉडी सिक्रेशन जो ग्लैंड्स हैं ये भी कंट्रैक्ट करते हैं और सांस भी थोड़ा सा घुटने लगता है और ऊ करके आवाज़ आती है, और उसके बाद वो सारी सिक्रेशंस जो है ना वो बाहर आती हैं और वो झाग की शक्ल में आती हैं। और ये बाहर झाग आना एक अच्छी अलामत है एज अपोज टू अंदर चले जाना और फर्स्ट करें एकदम सांस लेना शुरू करें और लंग में चला जाए, तो उससे फिर काफ़ी डैमेज का खतरा होता है। ऑलराइट, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं तलत बात कर रही हूँ। जी तलत, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बात सुनिए, ये मुझे डॉक्टर फाजिया से बात करनी है। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। हो सकता है मेरी लाइन कट जाए। नहीं जल्दी से बात कीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए मुझे मेरी एज जो है 40 है की। हाँ जी। और मुझे भी तबीयत खराब होती है, मेरे 2 बच्चों में बीमारी आ गई है। आपको एपिलेप्सी बाकायदा डायग्नोस्ड है? नहीं, बात सुनिए, मुझे एपिलेप्सी नहीं है। मैं बेहोश नहीं होती, मैं गिरती नहीं हूँ, बस हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, आंखें ऊपर होने लगती है,
यही हाल मेरी बच्ची का, वो तो झटके मारने लगती है थोड़ी देर के बाद। अच्छा, वो उनको झटके भी आते हैं? हाँ, हाँ, आपको नहीं आते? ज्यादा शिद्दत होती है उसे, और सारा जिस्म अकड़ने लगता है, बात भी नहीं होती हम लोगों से। तो मैं बहुत परेशान हूँ, डॉक्टर साहब मुझे कोई सही मशवरा दे, क्योंकि आजकल आज तक कोई सही डायग्नोज कर ही नहीं पाया। हाय अल्लाह। अब यकीन मानिए 40 की एज मेरी है और मेरी बच्ची माशाल्लाह 11 साल की है, और दूसरा बच्चा मेरा 5 साल का है। अच्छा, आपके बच्चों को ये कब से स्टार्ट हुई? क्या 11-12 साल के बाद? 3 महीने के बाद से, पैदाइश के 3 महीने के बाद से। अच्छा, यूजुअली जिस तरह की आप बता रही हैं कि आपको एपिलेप्सी है, अगर वो आपसे बच्चों में आती है, वो मुंतकिल होती, तो वो यूजुअली प्यूबर्टी के बाद आपकी भी शुरू हुई होगी, तो वो जो हल्के से हाथ पैर टेढ़े होना या वो जो होते, तो ये 11-12 साल की उम्र के बाद शुरू हुई? नहीं डॉक्टर साहब, ये मेरी तकरीबन हो रही है, तकरीबन अम्मी बताती है मेरी 3 महीने की उम्र से। आपकी भी 3 महीने की उम्र से? तो फिर ये हो सकता है आपका EEG वगैरह करना होगा, आपका MRI करना होगा। सब सही करवाया, सब कुछ हो चुका है और सब कुछ ठीक आया है। सब कुछ नहीं, इसमें दूसरे तरीक़ों से किया जाता है, जिस तरह मैंने बताया कि हम वीडियो भी करते हैं, और दूसरे ये कि हम रात को जगाने के बाद करते हैं, मुख्तलिफ तरीके कार होते हैं। आपकी पूरी हिस्ट्री? मुझे कभी सोते में नहीं हुआ, मैंने पढ़ा भी, मेरी बच्ची भी पढ़ रही है माशाल्लाह, पोजीशन लेती है वो बच्ची मेरी। जी जी। मगर ये है कि यहाँ आके हम हार जाते हैं, कहीं हमारा आज तक डायग्नोज हुआ ही नहीं। नहीं, बिल्कुल ये डायग्नोजेबल है और डायग्नोज हो सकता है। थोड़ा सा आपकी केस हिस्ट्री पूरी आपकी देखनी होगी, आपकी क्रोमोसोमल एनालिसिस। हेलो, हाँ जी, आगा खान हॉस्पिटल में मौजूद होती है डॉक्टर साहिबा। अच्छा, आगा खान होती है? जी जी। तो इसमें क्रोमोसोमल एनालिसिस और वो होगा, बहुत रेयर फेमिलियल वो होती हैं, फेमिलियल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी होती है, जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली ये है। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी भी होती है, कुछ सिंपल केमिकल की डेफिशिएंसी होती है जो जेनेटिक होती है, हो सकता है सिंपल वो हो, और उसको करेक्ट करने से काफ़ी सारी चीज़ें। सर मेरे किसी फैमिली में, मेरे ननियाल दरियाल कहीं पे भी किसी को बीमारी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मगर ये है कि ये मुझसे शुरू हुई और मेरे 2 बच्चों में चली गई, तो मैं ज़्यादा परेशान। आपके पूरे ब्लड टेस्ट वगैरह भी करने होंगे और देखना होगा, हो सकता है ये केमिकल इंड्यूस्ड हो और पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी इस तरह की, बिकॉज 3 मंथ्स की एज पे यूजुअली उसी तरह की शुरू होती हैं जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस से होती हैं। ठीक है जी, ठीक, चलिए जी। आई थिंक प्रॉपर डायग्नोसिस इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड प्रॉपर चेकअप जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रेक का वक्त हो चुका है, छोटा सा ब्रेक है, फिर से छोटा सा ब्रेक है जी, अभी वापस आते हैं, कहीं में जाएगा।